Hello, my dear students. Today's topic we are going to discuss is respiration. इससे पहले हम लोगों ने डाइजेशन किया था, राइट? हम कर कौन सी चैप्टर रहे हैं? हम कर रहे हैं चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस. यस और नो? लाइफ प्रोसेस है जिंदगी जीने के प्रोसेसेस. यस और नो? जिंदगी जीने के लिए हमें कौन कौन सी प्रोसेस चाहिए, और सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के यहाँ, यानी कि प्लांट्स की भी बात करेंगे, हम एनिमल्स की भी बात करेंगे. तो रेस्पिरेशन भी एक प्रोसेस, डाइजेशन तो है ही है, रेस्पिरेशन भी एक प्रोसेस है. यहाँ पे इन्होंने स्टार्टिंग में ही 2 टेस्ट ट्यूब दिए हैं. एक टेस्ट ट्यूब में देखो एक पिचकारी डाली है, रबर ट्यूब है और लाइम वाटर है. ओके, और यहाँ पे देखिए ट्यूब दिया है, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर दिया है. तो एयर बिंग पास्ड इनटू लाइम वाटर विद अ पिचकारी सिरिंज, एयर बिंग एक्सेल इनटू द लाइम वाटर. सबसे पहले याद रखो, लाइम वाटर, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर के अंदर जाता है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की. ये स्टेटमेंट बिल्कुल गिटा बन के दिमाग में रखो कि जब भी लाइम वाटर के अंदर या लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों जोड़ी है जय विरुकुई, तो ये मिल्की बन जाते हैं. कौन मिल्की? लाइम वाटर मिल्की बन जाता है. किसकी वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड. अब मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा, इसमें भी लाइम वाटर है, इसमें भी लाइम वाटर है, इसमें पिचकारी चली गई, पिचकारी का पानी आ रहा है, इसमें हम मुंह से दे रहे हैं, सांस दे रहे हैं, तो कौन सा लाइम वाटर मतलब मिल्की टर्न होगा? मुंह से, क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं ना. तो यही तो उन्होंने कहा कि हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर दिस लाइम वाटर टू टर्न मिल्की, एंड व्हाट डज दिस टेल अबाउट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर दैट वी ब्रीथ आउट. काफ़ी होता है, ठीक है. इसी तरह हम कुछ फ्रूट जूस ले सकते हैं. स्टूडेंट्स, मेरा रेस्पिरेशन का चैप्टर 9th स्टैंडर्ड का भी आपको देखना पड़ेगा ये देखने से पहले, क्योंकि उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, ठीक है. तो टेक सम फ्रूट जूस और शुगर सॉल्यूशन एंड ऐड सम ईस्ट टू दिस. सो अभी जो मैंने एक्सपेरिमेंट बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से लाइम वाटर मिल्की टर्न हो रहा है, ये सारा प्रोसेस है क्या? ये हो क्या रहा है? हम बेसिकली पढ़ने क्या वाले? हम पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेशन. यस और नो? है ना? हम प्रीवियस सेक्शन में डाइजेशन पढ़ चुके हैं. ओके, हमने ये भी पढ़ा है कि कैसे एनर्जी यूज़ होती है. लेकिन ये जो एनर्जी होती है, ये इसका हम करने क्या वाले हैं ये सब, या फिर ये एनर्जी बनती कैसे है? ऑक्सीजन इसमें मेन क्राइटेरिया है. ये सुनो, रेस्पिरेशन के लिए मेन चीज़ ग्लूकोज के साथ कौन होना चाहिए? ऑक्सीजन. ठीक है, तो ये ऑक्सीजन हमें मिलेगी कहाँ से? ये सारे सवालों के जवाब अभी हम पूछेंगे. सो इन द प्रीवियस सेक्शन यू हैव स्टडीड अबाउट न्यूट्रिशन. You have also studied that plants convert solar energy into chemical energy through photosynthesis and animals assimilate the digested food in the body. Assimilate करना यानी कि जो भी न्यूट्रिशन मिलता है उसको प्रॉपरली मिक्स करना ब्लड के साथ, ठीक है, या सेल के अंदर एसिमुलेट करना. द केमिकल एनर्जी इन प्लांट्स एंड द फूड एसिमुलेटेड बाय प्लांट इज इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट इज ग्लूकोज. यानी कि जो भी खाना हम खा रहे हैं वो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, और कॉम्प्लेक्स चीज़ बॉडी में नहीं रख सकते ज़्यादा देर, उसको सिंपलर में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है. टू परफॉर्म द बॉडी फंक्शन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैव टू बी broken down, so this can be achieved by a biochemical process called respiration. What is the process name? Respiration. In a broader sense, respiration is the process of releasing energy from food by oxidation of complex organic molecules. समझ में आया? In this section you will study in detail about respiration in plants and animals as well. So respiration can be defined as what? The process of releasing of energy. एनर्जी तो रिलीज हो रही है, लेकिन साथ में क्या हो रहा है? इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में रिलीज हो रही है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फ्रॉम ग्लूकोज. ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या विद द इंटरेक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑल्सो रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ये कार्बन डाइऑक्साइड जब गिव आउट करेंगे तो किसको जाएगा? कौन लेता है ये कार्बन? प्लांट्स, है ना. अपने फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं. लेकिन चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल हो, रेस्पिरेशन दोनों करते हैं. लेकिन प्लांट्स दिन भर नहीं करते हैं, रात में करते हैं. हम दिन भर रेस्पिरेशन ही करते हैं, हम फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं. बस इतना डिफरेंस है. और भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिर्फ यही 2 ऑर्गेनिजम्स होते हैं दुनिया में नहीं. बैक्टीरिया भी होते हैं, ईस्ट भी होते हैं. इन लोग क्या करते हैं मैम? क्या ये लोग भी रेस्पिरेशन करते हैं? यस. रेस्पिरेशन 2 टाइप के होते हैं, एरोबिक और एनएरोबिक. तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जिसमें ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जिसमें ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं होता है. 2 तरीका होता है उसमें, या तो ऑक्सीजन थोड़ा बहुत यूज़ होता है या तो कम्प्लीटली नहीं यूज़ होता है.
ठीक है, ये तीनों कंडीशन के रिएक्शंस हमें पढ़ने होंगे, क्योंकि तीनों के प्रोडक्ट डिफरेंट होंगे। हो तो रेस्पिरेशन ही रहा है, लेकिन प्रोडक्ट्स डिफरेंट होंगे और उनके प्रोडक्ट्स हमें अच्छी तरह याद होना चाहिए। ठीक है, डन। चलो, तो डेफिनेशन एक और दिया गया है यहाँ पे, बड़े बड़े डेफिनेशन। और एक चीज़ और, वो कहाँ पे होता है सेल के पार्ट में, वो भी बताऊंगी मैं। द बायोकेमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन। स्टेप वाइज क्यों लिखा? क्योंकि फोटोसिंथेसिस स्टेप वाइज वो भी होती है, लेकिन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन बहुत स्टेप वाइज नहीं होती जितना कि एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। ओके, विद सब्सटीक्वेंट रिलीज ऑफ एनर्जी इनसाइड द सेल। ये सारी चीज़ें कहाँ हो रही है? सेल में। सेल के किस पार्ट में हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है खूबसूरत सा, ये जो ऐसे ऐसे ये ना, इसको क्रिस्टने बोलते हैं, ये मैं बताऊंगी। द एनर्जी स्टोर्ड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP यूज फॉर कैरिंग आउट बायोलॉजिकल फंक्शन नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन 100% इंपॉर्टेंट है, आ भी सकते हैं। ठीक है, वो पढ़ लेना, बैलेंसिंग भी सीख लेना। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन 2 टाइप के होते हैं, एरोबिक और इस चैप्टर होने के बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, उसको भी देख लेना। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन है, एरोबिक एंड एनारोबिक। मतलब ग्लूकोज का ही ब्रेक डाउन हो रहा है, दोनों में मेन सबस्ट्रेट क्या है? ग्लूकोज। देखो 3 टाइप के रेस्पिरेशन एक्चुअली इन्होंने दिया है, ये एरोबिक है, अंडरलाइन करो, एनारोबिक दिया है, और यहाँ पे जो एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन ज़रूरी है। ठीक है, एनारोबिक के साथ नो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। ठीक है, इसको मैं जूम कर देती हूँ, देख लेना आप लोग। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन ज़रूरी, बहुत ब्लड वाला विजन आ रहा है ये, लेकिन समझ जाओ कि यहाँ पे ऑक्सीजन ज़रूरी है, यहाँ पे ऑक्सीजन ज़रूरी नहीं है। इन दोनों केस में फर्स्ट स्टेप जो होता है, स्टेप वाइज होता है ना, फर्स्ट स्टेप में पायरुवेट नो ऑक्सीजन, इसमें अच्छा, इसमें ऑक्सीजन नो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। ओके, द फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन कहीं भी रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन जैसे ही सेकेंड स्टेप आ जाता है, यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन और यहाँ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हुआ। ठीक है, सेकेंड स्टेप में डिफरेंस आ जाता है। फर्स्ट स्टेप में बिना ग्लाइकोलिसिस बिना ऑक्सीजन के हो जाता है, यानी कि फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप ये क्या? ग्लाइकोलिसिस। क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलिसिस हमारा फर्स्ट स्टेप, जिसमें ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, और ये सारा साइटोप्लाज्म में होता है। अगर डिफरेंस आया, डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल प्रोसेस, तो दिस हैपन्स इन द साइटोप्लाज्म। एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला जो पार्ट होगा वो साइटोप्लाज्म में होता है, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, और लैक ऑफ ऑक्सीजन और उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर पहले प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाली बात करें, इस स्टेप में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है पायरुवेट बनने के बाद। पहला ग्लाइकोलिसिस से क्या होता है? पायरुवेट बनता है। पायरुवेट फिर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एयर। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है? जो C6H12O6 जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। दिस स्टेप इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। दिस स्टेप इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस एंड पायरुवेट इज a 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ठीक है, सेकेंड स्टेप में इन द माइटोकॉन्ड्रिया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इज गिवन। ओके, 38 ATP मॉलिक्यूल। लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में सेकेंड स्टेप में साइटोप्लाज्म में ही हो जाता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत है, क्योंकि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। मतलब अगर माइटोकॉन्ड्रिया में कैरी आउट करना है तो ऑक्सीजन जरूरी है। यहाँ पे देखो सेकेंड स्टेप यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी ATP बनेगा, लेकिन दोनों के ATP में फ़र्क है। कितना है? ये 38 है, ये 2 ATP है भाई। एक तो ATP में फ़र्क है, दूसरा फ़र्क क्या है? यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, ये इथाइल अल्कोहल को हम इथेनॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि बहुत सारे टेक्स्ट बुक में इथेनॉल देते हैं, और फिर तुम लोग बोलेंगे मैम आपने तो इथाइल अल्कोहल बोला था, इथेनॉल कहाँ से आ गया? इथाइल, तुम लोग कार्बन एंड कंपाउंड जब पढ़ोगे चैप्टर, उसमें आप लोग नॉमेनक्लेचर पढ़ोगे, कैसे हम कार्बन के कंपाउंड्स को नॉमेनक्लेट करते हैं। ठीक है, तो ये इन द साइटोप्लाज्म ही हो रहा है, ये इन द माइटोकॉन्ड्रिया हुआ। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हुआ इसका सेकेंड स्टेप। इसका ये सेकेंड स्टेप की बात हो रही है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यहाँ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और नेक्स्ट वाला लैक ऑफ ऑक्सीजन। व्हाट इज दिस मैम? लैक ऑफ ऑक्सीजन। इसमें लैक्टिक एसिड बन रहा है, ये हम में भी होता है। कब? जब हम तेज दौड़ते हैं,
बहुत दो स्पोर्ट्समैन हो या कभी भी तुम लोग बहुत खेल रहे हो, दौड़ रहे हो, इतना फास्ट दौड़ रहे हो कि सेल को ऑक्सीजन बनाने का मौका ही नहीं दे रहे हो, तब तुम्हारे यहाँ क्रैम्प्स आने लगते हैं। वो क्रैम्प है लैक्टिक एसिड की वजह से, क्योंकि उस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड ना बन के लैक्टिक एसिड बनता है, और लैक्टिक एसिड हमें क्या प्रोड्यूस करता है? क्रैम्प्स। समझ में आया क्या? गुड। तो ये लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये गाना ही था मेरी तरफ से, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। लैक्टिक एसिड बन रहा है एंड एनर्जी यहाँ भी रिलीज होती है, लेकिन इन दोनों की एनर्जी के मुकाबले यहाँ पे एनर्जी देखिए बहुत फर्क है, ठीक है। अब ये भी कहाँ होगा? मैंने कहा जब लैक हो या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा कहाँ? किस सेल के किस पार्ट में होगा? साइटोप्लाज्म। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया, लैक ऑफ ऑक्सीजन या एब्सेंस ऑफ साइटोप्लाज्म। तुम्हें अगर सेल चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मेरा वीडियो देख लो, साइटोप्लाज्म क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पूरा वीडियो बना अच्छे से, ओके। प्लीज़ ये सब बेस अपना क्लियर रखो साइंस में। तो अगेन मैं रिवाइज कर रही हूँ। इन द फर्स्ट स्टेप ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इज ब्रोकन डाउन टू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट विच इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ये हो रहा है। where the process of glycolysis, this process, the first step is known as glycolysis, okay. Next the process occurs in the mitochondria of the cell, अगर presence of oxygen है, अगर absence of oxygen या lack of oxygen है, it will happen in the cytoplasm. The further breakdown of pyruvate molecule depends upon the availability of oxygen, क्योंकि जैसे ऑक्सीजन मिला तो प्रोडक्ट्स बदलेगा, नहीं और एब्सेंस है तो भी प्रोडक्ट बदलेगा, और लैक है तो भी प्रोडक्ट बदलेगा। अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी बनेगा। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनेगा, और लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी। इस 3 रिएक्शन को 10 बार लिखो तब जाके तुम्हें आएगा, ठीक। वैसे ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चे खामखा घबराते हैं, ठीक है। द फर्दर ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग वे। एरोबिक में हो सकता है, एनएरोबिक। एरोबिक में जहाँ पे ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, इट टेक्स प्लेस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, अगेन आई एम सेइंग, ठीक है। एरोबिक और एनएरोबिक में जब डिफरेंस आएगा ना, ये भी आता है एग्जाम में अक्सर, यहाँ पे दिया है टेबल फॉर्मेट में, मैं समझा देती हूँ। देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए तो एनएरोबिक आया वर्ड, ठीक है। अ पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन प्रोसेस दैट इज ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोलिसिस को हमें साइटोप्लाज्म में भी हो जाता है, लेकिन जो क्रेब साइकिल है, जो एक्चुअल हमें प्रोडक्ट्स बनाने हैं रेस्पिरेशन के, वो क्रेब साइकिल बोलते हैं उसको, क्योंकि क्रेब भैया ने बनाया था, ठीक है, इसलिए उनका नाम दे दिया, ठीक है। इट टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, समझ में आया? यहाँ पे द होल प्रोसेस ओनली टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन है या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस, यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे हैं, यहाँ पे देखो 2 ही एटीपी मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं, है कि नहीं। द एंड प्रोडक्ट इसका क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी है एनर्जी के अलावा। यहाँ पे एंड प्रोडक्ट्स क्या है? इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल बोलो या कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है? ईस्ट में। और लैक्टिक एसिड मैंने कहा इंसान में भी होता है, और ये बैक्टीरिया में भी हो सकता है और ईस्ट में भी हो सकता है। तो पॉइंट क्या है? इंसान में कब होता है ये मैंने अभी बताया आपको, कब होता है? जब तेज़ दौड़ते हो तुम लोग, ठीक है, समझ में आया? ये क्वेश्चन आता है ना, हाउ इज एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन यूज्ड। चलो एनर्जी रिलीज हो गई, इसका करेंगे क्या मैम? अचार डालेंगे? नहीं, इस एनर्जी को यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे? द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, क्योंकि इकट्ठा तो हम यूज़ नहीं कर सकते, जब भी काम धंधा करेंगे हमारे ना बॉडी जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी करेगी तब वो यूज़ होगी। तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इन द सेल्स ऑफ द, और यूज़ कौन करेगा? सेल ऑफ द बॉडी, क्योंकि सेल ही हमारा सारा काम करता है बेचारा। दिस एटीपी मॉलिक्यूल इज यूज टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटीज। फ्यूल देना यानी कि गाड़ी में जब तक पेट्रोल फ्यूल नहीं डालेगा गाड़ी नहीं चलेगी, जब तक बॉडी एटीपी नहीं बनाएगी तब तक हमें ताकत नहीं मिलेगी कि हम अपना काम धंधा करें। अब हमें ताकत आती कहाँ से? खाना खाने से। तो सबसे पहला स्टेप डाइजेशन है, यानी कि सबसे पहले खाना खाओ, फिर उसका डाइजेशन करो, फिर वो जो खाना का न्यूट्रिशन है वो रेस्पिरेशन यूज़ करेगा ऑक्सीजन के साथ मिलके। रेस्पिरेशन में इट ऑल्सो इन्वॉल्व टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन ना, तो इसमें सांस लेने की भी ये नहीं कि तुम लोग सांस ही ना लो, सांस ना लेके देख लो, एक दिन समझ में आ जाएगा। ट्राई करना, आज घर जाके सांस नहीं लेना है कि ट्राई करिए क्या होता है, देखो, ठीक है। नहीं भैया ये सब मत करो। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी फॉर सेल्यूलर प्रोसेस, है ना। एनर्जी करेंसी क्यों? क्योंकि कोई भी सेल्यूलर प्रोसेस चाहिए तो एटीपी दो,
जब तक उसको तुम एटीपी नहीं दोगे सेल के कोई भी प्रोसेस नहीं होगा, और सेल का प्रोसेस नहीं होगा इंसान कैसे काम करेगा, है कि नहीं। द एटीपी इज सिंथेसाइज फ्रॉम एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडीपी से एटीपी बनता है, सिंथेसाइज होना यानी कि बनना, ठीक है। द एटीपी सिंथेसाइज फ्रॉम एडिनोसिन डाइफॉस्फेट विच इज अ लो एनर्जी कंपोनेंट, okay. This ADP combines with an inorganic phosphate which is PI, okay, which is written as PI and to form ATP। तो ATP कैसे बनता है, ADP प्लस PI, ठीक है, ये लिख देना, अगर क्वेश्चन आया तो लिख देना। The ATP is a high energy molecule, yes, whenever there is an energy required the ATP is broken down to give rise to a fixed high। इसीलिए तो सोचो डेली क्यों खाना खाओ, मैम एक दिन खाते महीना भर चलना चाहिए, एक दिन पेट्रोल डालो महीना भर चलेगा नहीं, तो वही वाली बात भी, जितना खाएंगे उतना अगर यूज़ कर लिया तो फिर से खाओ, ठीक है। इसीलिए ज़्यादा अच्छा है कि हम जो खाएं पचाने के लिए चले फिरे, खा के बैठे रहेंगे तो ये तो इस तरह चर्बी जमेगी, फैट के तौर पे जम जाती है। दिस एनर्जी इज यूज टू ड्राइव एंडोथर्मिक रिएक्शन दैट आर टेकिंग प्लेस इन द सेल। व्हाट आर एंडोथर्मिक, जो रिएक्शन हीट देते हैं, इसीलिए ना जब हम लोग को ज़्यादा हम भागते दौड़ते हैं हमें हीट रिलीज होती है बॉडी से, अच्छी बात है। द एनर्जी, तो एडीपी प्लस फॉस्फेट पे एनर्जी, यानी कि एटीपी किससे बनता है, एडीपी से, फॉस्फेट से और एनर्जी, समझ में आया, ठीक है। आगे द एनर्जी इक्विवेलेंट 30.5 kg मोल इज रिलीज बाय द ब्रेकडाउन ऑफ 1 एटीपी मॉलिक्यूल, यानी कि है तो 30 पे एटीपी मॉलिक्यूल, 1 एटीपी मॉलिक्यूल 30.5 kg मोल एनर्जी देती है हमें। दिस एनर्जी फ्रॉम एटीपी इज यूज फॉर बॉडी फंक्शंस लाइक प्रोटीन सिंथेसिस, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, conduction of nerve muscles and many other activities taking place in the body related to the functioning of the cells। ना ये तो बात हुई रेस्पिरेशन इन एनिमल्स की, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स क्या मैम, ये कैसा होता है। देर आर 2 मेन गैसेज दैट एक्सचेंज इन प्लांट। दिन में वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, रात में वो लोग ऑक्सीजन लेते हैं, इसलिए पेड़ के नीचे रात में मत बैठो क्योंकि वो हमारा भी ऑक्सीजन खा जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग को दे के घुटन पैदा करेगी, इसलिए फॉरेस्ट में रात में इंसानों को घुटन होती है, ठीक है। तो वो लोग क्या क्या लेते हैं, ऑक्सीजन भी कार्बन डाइऑक्साइड। दस बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेटरी गैसेज इन प्लांट्स। हमारे इसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी ऑक्सीजन है, हम सिर्फ ऑक्सीजन से रेस्पिरेशन करते हैं। प्लांट्स रिस्पायर बाय टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, वही करते हैं ये लोग भी। ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स सच एज रूट, स्टेम एंड लीफ रिस्पायर डे एंड नाइट इन ऑर्डर टू सर्वाइव। फर्दर द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज हाई एक्टिवली ग्रोइंग रीजन्स ऑफ प्लांट वाइल इट इज स्लो इन मैच्योर रीजन्स ऑफ प्लांट। जो पार्ट्स ग्रो हो रहे हैं ना वहीं पे रेस्पिरेशन होते हैं, जो प्लांट्स ग्रो नहीं होते ना वहाँ पे रेस्पिरेशन नहीं होता। द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज इन प्लांट्स इज मच लोअर देन दैट इन एनिमल्स, ठीक है। इन प्लांट द गैसेज मूव एंटायरली बाय, मतलब जो उनका जो प्रोसेस है तुम्हें खुद सोचना चाहिए, मैम उनमें नसें तो है नहीं, उनमें कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, तो उनका जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है डिफ्यूजन ऑस्मोसिस। ना व्हाट इज डिफ्यूजन, व्हाट इज ऑस्मोसिस, तुम लोगों को मेरा वीडियो देखना पड़ेगा, एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स और ट्रांसपिरेशन, वो सर को मैंने बोला है तुम लोगों को बेस वो वीडियो दे दो। डिफ्यूजन अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कि एनीथिंग दैट इज मूविंग फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोकल, जैसे अगर आपने पानी लिया, पानी में इंक ड्रॉप डाला, इंक ड्रॉप ब्लू कलर का होता है, जैसे ही आपने डाला ना वो थोड़ा थोड़ा करके फैलेगा और एक टाइम आएगा पूरा पानी नीला हो जाएगा, ये डिफ्यूजन है कि इवनली वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे बिरयानी बनाए, खुशबू पूरे मोहल्ले में फैली, कैसे है, क्योंकि डिफ्यूज़ हो रही है गैस, मिक्स हो रहा है एयर के साथ एक गैस, इसी को डिफ्यूजन कहते हैं, इंस्टेंटली मिक्स हो जाना मॉलिक्यूल्स का, चाहे वो सॉलिड आपस में हो, सॉलिड में हो या लिक्विड में हो या गैस में हो, लेकिन ऑस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ लिक्विड में होती है। और साथ में एक मेम्ब्रेन होना चाहिए बीच में, उसमें भी हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर जाता है, ऊपर से नीचे ही जाता है या ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन एक मेम्ब्रेन होना चाहिए और सिर्फ लिक्विड में होती है। ये डिफरेंस है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में। अब ये दोनों चीज़ें होती है प्लांट्स में। अब प्लांट्स बेचारे और कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, जैसे रूट से पानी ऊपर ले जाना है तो वो डिफ्यूजन भी करती है, ऑस्मोसिस करती है, ये पूरा प्रोसेस मैंने समझाया, मैं डिटेल में नहीं जा सकती, आपको मेरा पहले वो वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। 10 टिश्यूज़, और टिश्यूज़ होते हैं जाइलम और फ्लोएम, है ना, वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं। मैंने कहा था सर को कि टिश्यू वाला वीडियो भी तुम लोगों को दिखाया, 9th का टिश्यू वाला, दो जाइलम और फ्लोएम टिश्यू होते हैं, ये सारा ट्रांसपोर्ट करते हैं। जाइलम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स एंड फ्लोएम कैरीज फूड, ये हमने बचपन में पढ़ा था, पूरा ट्रांसपोर्ट करती है ना, फ्लोएम कैरीज फूड। The arrangement of cell in the leaf is such that there are many air spaces in that। ये पत्ता है, नहीं पत्ते का फोटो है, क्रॉस सेक्शन है, एक काट दिया और ये फोटो है। अब इस पत्ते के ये वाला लीव्स है समझो, ये लीव के नीचे वाले हिस्से पे होल होते हैं, इस होल को हम कहते हैं स्टोमेटा, और ये स्टोमेटा से उनके एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होते हैं। उनकी नाक है समझो प्लांट्स की,
है ना, और उनका किचन भी है, खाना वहीं बनता है उनका, फोटोसिंथेसिस लीफ पे ही होता है। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टोमेटा के, ये जो होल है ना, ये होल जो नीचे की तरफ दिख रहा है तुम्हें, देखो यहाँ पे होल दिख रहा है, ये उन्होंने स्टोमेटा का, क्यों, ये पत्ते का ऊपर का लेयर है, तो सबसे फर्स्ट लेयर कौन सा है, क्यूटिकल। नेक्स्ट कौन सा है, अपर एपिडेमिस, फिर क्लोरोप्लास्ट, फिर एयर स्पेसिस है बीच बीच में, फिर लोअर एपिडेमिस। एपिडेमिस वो लेयर होता है जो हमेशा, इसीलिए कह रहे टिश्यू वाला वीडियो देखो, हमारे स्किन के जो लेयर्स को हम एपिडेमिस भी कहते हैं, और स्टोमेटा नीचे होल होते हैं, देखो ये होल, यहीं से एयर अंदर बाहर जाती है। तो ये समझ में आया स्टोमेटा। स्टोमेटा दिखता कैसे मैम, ऐसे दिखता है, ये इसके गार्ड सेल्स हैं, और ये जो है किडनी शेप जो सेल्स हैं ये गार्ड सेल्स हैं, इसमें भी न्यूक्लियस होता है, और ये स्टोमेटा है ये, और अगल बगल इसके किडनी शेप जो सेल होते हैं ना, उसको हम गार्ड सेल्स बोलते हैं, क्या कहते हैं। इसी की वजह से ये जब ये इसमें पानी भर जाता है ना गार्ड सेल में, तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है। अगर गार्ड सेल में पानी नहीं होता तो वो पचक जाता है, तो होल बंद और चालू भी तो होता है, तो दिन में पानी रहता है तो मतलब खुल जाता है, और रात में क्योंकि ट्रांसपिरेशन भी नहीं होता, रात में फोटोसिंथेसिस भी नहीं होती, दिन में फोटोसिंथेसिस होती ना, कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट दिन ही में मिलेगी ना, तो फोटोसिंथेसिस दिन में होती है, स्टोमेटा ओपन रहता है। तो ठीक है, तो आप लोगों को एक पत्ता ले लो और उसको, ये उन्होंने कहा कि एक्टिविटी करो, तो करो भाई, घर जाके करना, ठीक है। स्टोमेटा का मैंने डायग्राम बनाया था, देखो ऐसे ही, ये देखो स्टोमेटा का होल है, ये गार्ड सेल। गार्ड सेल इस केस में टर्जिड है। टर्जिड होना मतलब भरा हुआ है पानी से, और फ्लैसिड होना मतलब, टर्जिड का ऑपोजिट क्या है, टर्जिड का ऑपोजिट क्या है, फ्लैसिड। ये वर्ड सब आप लोगों को पहले मेरा वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो गैसेस जो है एंटर एंड लीव द प्लांट थ्रू द स्टोमेटा, ये क्वेश्चन आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में। गैसेस एंटर एंड लीव द प्लांट थ्रू द स्टोमेटा, ठीक है, उनकी नाक की तरह काम करता है, या कुछ भी कहो। इन मोस्ट प्लांट्स स्टोमेटा क्लोज ड्यूरिंग नाइट, मोस्ट ऑफ द प्लांट, लेकिन कुछ प्लांट्स में ओपन होते हैं, लेकिन दिन के टाइम वो ओपन ही रहते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड्स ऑन द, क्या अभी तो मैंने बोला था, गार्ड सेल का टर्जिड या फ्लैसिड होना ही स्टोमेटा के होल को ओपन या क्लोज करता है। जब गार्ड सेल्स टर्जिड होंगे तो टर्जर प्रेशर से वो एक्सपांड करेंगे और खुल जाएंगे, क्यों ना, पानी उसको खींच देगी ऐसे होल। जैसे गार्ड सेल है, पहले पचका हुआ है, अब होल देखो ऐसे भर गए पानी से, लो खुल गए, समझे, देखो खुल गए, ये टर्जिड है। फ्लैसिड हो तो ये पचक जाएगा। सो व्हेन द गार्ड सेल लूज वाटर, जब उनसे पानी चला जाता है तो क्या होगा, टर्जर प्रेशर चला जाएगा, दिस रिजल्ट इन स्टोमेटा। तो इस कंडीशन को हम फ्लैसिड वाला कंडीशन कहेंगे, इस कंडीशन को हम टर्जिड वाला, टर्जिड ऑफ व्हाट, टर्जिड ऑफ गार्ड सेल्स। गार्ड सेल जब पानी से भर जाते हैं उसको टर्जिड कहते हैं, गार्ड सेल जब पचक जाते हैं तो पानी खत्म हो जाता है तो उसको फ्लैसिड बोलते हैं, ठीक है। द गैसेज इन द सबस्टोमेटल एयर चैम्बर्स डिफ्यूज थ्रू द इंटरसेल्युलर स्पेसेस बिटवीन द मेसोफिल सेल्स, बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। यानी कि ये जो स्पेसिस से फिर एयर ऐसे 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 करके ऊपर तक के पहुँच जाए, समझ में आया। तो carbon dioxide and oxygen can also diffuse from soil into the substomatal space and then finally outside the environment through open the stomata. The direction of diffusion of the gas depends upon the requirement of the plant and the environmental condition. ठीक है, वो environment और plant का condition पे depend करेगा किस तरह गैस diffuse हो रहा है। The certain woody plants, हाँ ये आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, मैम कि खाली पानी अंदर बाहर या गैस अंदर बाहर सिर्फ स्टोमेटा से होता है? नहीं, और दो जगह से, वो है लेंटिकल्स। और लेंटिकल देखो ऐसे होते हैं, ये दिख रहे हैं तुम्हें, ओल्ड बार्क और प्लांट पे इस तरह होल होते हैं फटे फटे से, इसमें से इसको लेंटिकल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लेंटिकल। इससे भी एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो सकते हैं, ओके, याद रखना ओल्ड बार्क्स। लेकिन ना ज़्यादातर इसी से होता है, थोड़ा बहुत इससे। ट्रांसपिरेशन भी 90% इससे होता है और थोड़ा बहुत इससे 1-2%, ठीक है। क्यूटिकल से भी होता है। व्हाट आर क्यूटिकल्स? याद रखना, जो पत्तों का ऊपर वाला जो वैक्सी लेयर होता है ना, वैक्सी लेयर को हम क्यूटिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूटिकल। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन भी होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, रेस्पिरेशन नहीं होता। रेस्पिरेशन रेंटिकल्स और किससे होता है? स्टोमेटा से। वेरी गुड, वेरी गुड। अब एनिमल्स में गैशियस एक्सचेंज कैसे हो रहे हैं? कैसे होते हैं भाई? 4 मेन टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं एनिमल्स में। कौन कौन से? बॉडी सरफेस, स्किन, एयर ट्यूब्स, ट्रैकिया, गिल्स एंड लंग। अब बोलोगे मैम गिल्स तो हम लोग में नहीं है, लेकिन मछली में है। गिल्स उसी से एक्सचेंज ऑफ गैसेस करती है। लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक एमीबा, स्पॉन्जीज, हाइड्रा,
अर्थवर्म, ये देखो अर्थवर्म है, ये एमीबा है। इट इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गन, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को हम यूनिसेलुलर कहते हैं। और हम लोग कौन से ऑर्गेनिज्म है? मल्टी सेलुलर, हम में बहुत सारे सेल हैं। तो ये लोग जो है ना, बहुत सारे एमीबा वगैरह, हाइड्रा वगैरह, ये लोग जो है इनके पास कोई ऑर्गन नहीं होता है, वो खुद ही एक सेल है। कहाँ से ऑर्गन दिख रहा है तुम्हें? वो कहाँ से रेस्पिरेशन करेंगे? तो इन दिस ऑर्गेनिज्म गैसियस एक्सचेंज डिफ्यूजन से होता है। कहाँ से होता है? थ्रू द बॉडी सरफेस, डायरेक्टली डिफ्यूजन थ्रू व्हाट? डिफ्यूजन थ्रू बॉडी सरफेस, यानी कि डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड। अगर समझो कैसे होता है, मैं बताऊँ, लॉजिक लगा। अगर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है तो बाहर ऑक्सीजन का तादाद कम होगा, तो ऑक्सीजन क्या होगा? हायर टू लोअर कोई चीज़ जाती, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर भरा है तो बाहर आने की कोशिश करेगा, और ऑक्सीजन अंदर जाने का। तो ये वाला सिलसिला चलते रहता है। देखो ये वाला सिलसिला, इसी को डिफ्यूजन कहते हैं। समझ में आया? फिर रेस्पिरेशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये मैंने बताया ही है कि ये सेल मेम्ब्रेन या स्किन से ही उनका हो जाता है। अर्थवर्म में कैसे होता है? ये स्किन से रिप्रायर करता है। बहुत बड़ी बात है ना? इनके पास भी कोई ऑर्गन नहीं होता। स्किन बहुत थिन होती है इनकी, और मॉइस्ट होती है, और परमिएबल होती है। परमिएबल होना मतलब इजीली कोई चीज़ को अंदर लेना। यूनिसेलुलर नहीं होती है। कैसे यूनिसेलुलर होगी भाई? तुम्हें एक सेल का ऑर्गेनिज्म दिख रहा है। ये एमीबा तो तुम माइक्रोस्कोप में दिखोगे, ये तो नंगे, हाँ मतलब ऐसे नेकड आई से देख नहीं सकते हो आप, इसको माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा। ये तो मल्टी सेलुलर, ये तो अथवा तुम सॉइल में डिग कर लो, दिख जाएंगे कीड़े। The oxygen absorbed by the skin is transported to all the cells of the body. The carbon dioxide produced is carried back by the blood and is expelled out through the skin. ठीक है, स्किन इसका मेन है। हायर ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है? उसमें कोई ऑर्गन चाहिए, ठीक है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन के थ्रू होता है। कैसे होता है? स्पेशलाइज्ड ऑर्गन के, या कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे इंसेक्ट्स हैं, कॉकरोच है, ग्रास हॉपर है, तो यहाँ पे तुम इसको देख लो। द ट्रैकियल सिस्टम क्या होता है? इसमें टाइनी होल्स कॉल्ड स्पिरेकल्स एंड एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया। ओके, जो ट्रैक्यूल्स में, जो ट्रैकिया ट्रैक्यूल्स में बदल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे द ट्रैकियल सिस्टम अलाउज द ऑक्सीजन इनहेल्ड एयर टू डिफ्यूज डायरेक्टली टू द टिश्यूज, यानी कि जो भी ऑक्सीजन इन्होंने ले लिया अंदर, ट्रैकियल सिस्टम उसको एब्जॉर्ब करता है, टिश्यू को दे देता है, और टिश्यू सेल को देता है, उनका काम बन जाता है। उनका काम बन जाता है। ये अपने आप इस साइड क्यों हो जाता है? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में कैसे होते हैं? गिल्स के थ्रू। ओके, कैसे? गिल्स के थ्रू। इसमें क्योंकि गिल्स होते क्या होते हैं? यहाँ पे होते हैं गिल्स। गिल्स की आग देखो, ठीक है, मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर होते हैं, रिप्लिस, और ना बहुत खून बहुत होता है इसमें, ब्लड कैपिलरीज बहुत होते हैं। तो जब ये सांस लेते हैं मछली, तो वो माउथ से लेती है सांस। ये पूछ सकते हो तुम लोग, कहाँ से सांस लेती है? माउथ से लेती है। कहाँ से? ओके, ड्यूरिंग ब्रीथिंग द फिश टेक्स इन वाटर थ्रू इट्स माउथ एंड सेंड इट ओवर द गिल्स। और पानी में तो ऑक्सीजन होता ही है, H2O को थोड़ा ऑक्सीजन होता है ना। तो गैसियस एक्सचेंज अकर्स थ्रू द गिल सरफेस व्हेन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन एब्जॉर्ब बाय डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। पानी में डिसॉल्व होता है ना ऑक्सीजन, वो ये एब्जॉर्ब कर लेती है डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही। ठीक है, तो वेयर द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन एब्जॉर्ब बाय द ब्लड एंड इज ट्रांसपोर्ट टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज कैरिड बैक बाय द ब्लड कैपिलरीज एंड एक्सपेल्ड। एक्सपेल्ड आउट मतलब निकाला जाता है। कहाँ से? इनके जो कैरिड बाय द ब्लड कैपिलरीज एंड एक्सपेल्ड आउट इन द सराउंडिंग, मुंह से निकाल देते। रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म जमीन पे रहती है, जैसे हम लोग भी। लंग से होता है। किससे होता है? लंग्स इज एन, कैसे कोनिकल शेप का स्ट्रक्चर होता है ना, लंग देखा है? इस तरह होता है ना, कोनिकल शेप का होता है। 2 लंग और एक ट्रैकिया होते हैं ना हम लोगों, होंगे उनमें। नहीं, वो एक फ्रॉग क्या होता है? एक एम्फीबियन होता है। वो पानी में भी रहता है और ज़मीन पे भी रहता है। तो जो एक्टिविटी उसको पानी में करना तो पानी में कर लेता है, जो एक्टिविटी उसको जैसे सांस वगैरह लेना वो ज़मीन में भी आ जाता है। ठीक है, और वो उनका लंग्स भी हमारे जैसे नहीं होता। अभी मैं पढ़ाऊंगी। हमारा जो मतलब वैसे तो उनके पास लंग्स होते हैं, इन फ्रॉग वो पानी के अंदर डुबकी एकदम अंदर ही नहीं रहते, वो आ जाते बाहर। ठीक है, अंदर ही नहीं रहते वो एम्फीबियन है भाई, वो एक्वेटिक नहीं है, वो एम्फीबियन है। ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स लाइक फ्रॉग, लिजर्ड, यार इनफैक्ट यहाँ पे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में उसको कैटेगरी की दिया गया है। तो ऑक्सीजन लेडन एयर हम अंदर ले लेते हैं स्किन से या लंग से, ऑक्सीजन उसको पिकअप कर लेती है और फिर वहाँ से ब्लड कैपिलरी में जाता है, फिर बहुत सारे टिश्यू में चला जाता है। जब आप लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ोगे ये पार्ट समझ जाओगे। ब्लड ऑल्सो पिक्स अप कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू एंड ब्रिंग इट बैक टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम टू रिलीज इट इन द
एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे ये बात तो हुई एनिमल्स की। अब इंसान की बात करो, 2 स्टेप होती है। पहले तो हम सांस लेते हैं फर्स्ट स्टेप में, दूसरे स्टेप में जो सांस लिया हुआ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो सेकेंड स्टेप हुआ रेस्पिरेशन। तो पहला स्टेप है ब्रीदिंग, वी टेक इन ऑक्सीजन, गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, फिर इंटरनल और सेल्यूलर रेस्पिरेशन में जो भी ऑक्सीजन हम लेते हैं उसको हम ग्लूकोज के साथ मिला के क्या करते हैं, एटीपी रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी रिलीज कर लेते हैं। तो यही तो मैंने अभी सिखाया था। दोनों में फ़र्क क्या है, ब्रीदिंग में सिर्फ हम इन एंड आउट गैस लेते हैं, है ना, लेकिन रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन हम लेते हैं उसको हम एटीपी जनरेट करने में यूज़ करते हैं। बायोकेम विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी कि पूरा प्रोसेस होता है। ब्रीदिंग में सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, मैकेनिकल प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पे ये मैकेनिकल प्रोसेस भी होता है, लेकिन यहाँ पे बायोकेमिकल प्रोसेस भी होता है। यहाँ पे नो एनर्जी रिलीज होती है ब्रीदिंग में, लेकिन इसमें एनर्जी रिलीज होती है। ओके, एंजाइम्स आर नॉट इन्वॉल्व, एंजाइम्स आर नथिंग बट बायोकैटलिस्ट विच हेल्प्स टू टेक, मतलब रिएक्शन फास्ट हो जाए, ये बॉडी में होते हैं हमारे। यहाँ पे एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे एंजाइम्स नहीं रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ पे देखो इंसान का पूरा सिस्टम दिया गया है। पहले तो नाक दिया गया है, फिर टंग भी दिया गया है, नेजल कैविटी दिया गया है, ठीक है, फेरिंग्स दिया गया है, एपिग्लॉटिस दी गई है, ग्लॉटिस, ईसोफिगस। ईसोफिगस तो फिर फूड पाइप होता है, ओके, और विंड पाइप हमारा ट्रैकिया होता है, ये पता होना चाहिए। ईसोफिगस होता है फूड पाइप, अभी आप लोग डाइजेशन पढ़ रहे थे मैंने बताया था, और ट्रैकिया होता है विंड पाइप। दोनों के क्लोजर पे ग्लॉटिस, यहाँ पे ग्लॉटिस होती है, ताकि जो भी एयर हम लेते हैं, मतलब दोनों का ना फेरिंग्स में कनेक्शन बन जाता है, ट्रैकिया और उसका। तो इस वजह से खाना कभी कभी हम लोग खाते खाते नाक से निकल आता है पानी आँखों में, क्योंकि हम ढंग से खाते पीते नहीं। आराम से खाओ, क्योंकि वहाँ पे एक ढक्कन लगी होती है, ढक्कन के नाम भी अभी मैं बताऊँगी, वो लगी होती है। तो एक सांस लेते हैं तो ये वाला ढक्कन बंद होता है, फूड पाइप वाला, तो सांस ट्रैकिया में चला जाता है। अगर खाना खाते हैं तो फूड पाइप वाला खुल जाता है, ट्रैकिया वाला बंद हो जाता है। ये सिस्टम चलता है। और गड़बड़ गड़बड़ खाओगे तो दोनों खुला रहेगा, ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, खाना दोनों मिक्स होकर इधर उधर से निकल जाए। इसलिए खाना ढंग से खाओ, पानी ढंग से पियो, ठीक है। तो नेसल पैसेजेस यहाँ पे दिया है। फेरिंग्स इज सिचुएटेड एट द बैक ऑफ द माउथ, जैसे मैंने कहा, ओके। फेरिंग्स ओपन इनटू लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स जो होता है हमारा वो लैरिंग्स होता है, ओके। इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू इसोफिगस और फूड पाइप विच लीड्स फर्दर इनटू डाइजेस्टिव सिस्टम। अ कार्टिलेजिनस फ्लैप, ढक्कन, एपिग्लॉटिस इसके ऊपर होता है, किसके ऊपर, इसोफिगस के, ठीक है, एपिग्लॉटिस यही है, ओके। अ कार्टिलेजिनस फ्लैप और एपिग्लॉटिस गार्ड्स द एंट्रेंस टू ट्रैकिया। अच्छा, ट्रैकिया के एंट्रेंस पे क्या होता है, एपिग्लॉटिस। ये देखो, ये ट्रैकिया है, उसके एंट्रेंस पे कौन है गार्ड, बॉडी गार्ड, एपिग्लॉटिस। जब हम सांस लेते तो खुल जाता है, खाना खाते तो बंद हो जाता है, तो फूड पाइप का खुल जाता है, समझ में, खाना खा देना है। तो व्हेन वी स्वॉलो फूड और ड्रिंक वाटर द एपिग्लॉटिस कवर्स द ट्रैकिया, ताकि सांस की नली में खाना ना जाए। कहते हैं ना बच्चों को आराम से पियो, सांस की नली में चला जाएगा। तो क्यों एपिग्लॉटिस बंद होने नहीं देते हम लोग, समझ में आया। तो टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम और वाटर फ्रॉम एंटरिंग द रेस्पिरेटरी, सांस की नली में जाने से। ट्रैकिया क्या होता है भाई, इट इज़ अ विंड पाइप, मैंने अभी बताया। एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है जो थोरेसिक कैविटी, यानी कि जो लंग्स वाले कैविटी में जाता है। ये वेंट्रल साइड ऑफ एसोफेगस, ओके, सामने की साइड पे। हमेशा वेंट्रल मतलब बायो में फ्रंट साइड, और डॉर्सल मतलब पीछे का साइड। इट्स वॉल इज प्रोवाइडेड विथ इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स। आप लोग कभी भी देखो ट्रैकिया ऐसे बनता है, किसी की आपने देखी होगी, मुर्गे की गर्दन खाई हो, वो भी थोड़ी ऐसी ऐसी गोले गोले। अच्छा, बकरे की गर्दन देख लेना, ऐसे ऐसे होता है, अभी बकरीद में काट के देख लेना, ठीक है। तो बता कोई सुन ले, मतलब बकरीद में दिख ही जाता है ना, इतने सारे पार्ट्स कट ही जाते हैं, तो पार्ट्स को ऑब्जर्व कर लो और कोई बात नहीं, मतलब खास करके काटने मत जाओ। वैसे बायो स्टूडेंट्स काटा पीटी करते ही हैं। दिस कीप द ट्रैकिया इन डायलेटेड पोजीशन एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम कोलेप्सिव। तो ऐसे क्यों होते हैं, ताकि वो डायलेटेड रहे और कोलैप्स ना हो जाए। द सीलिएटेड एपिथेलियल लाइनिंग, इट इज मेड अप ऑफ सीलिएटेड एपिथेलियल। इसके लिए आपको टिश्यू चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। द म्यूकस सिक्रेटिंग सेल एक्सटेंड फ्रॉम द नेजल कैविटीज अप टू द ट्रैकिया। दे हेल्प इन प्रिवेंटिंग एनी डस्ट पार्टिकल्स एंटरिंग द लंग्स, यानी कि जो भी डस्ट पार्टिकल है वो यहीं पे सफाई होके फिर अंदर जाता है। ब्रोंका या ब्रोंक्यूल्स क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बता के पढ़ाना चाहूँगी। ये देखो, ये हमारा ट्रैकिया है, ये हमारा ब्रोंक्यूल्स है, ये हमारा विंड पाइप है,
ठीक है, जिसको हम ट्रैकिया कह रहे हैं। देखो ये कार्टिलेजियस टिश्यू ऐसे रिंग जैसे स्ट्रक्चर से बना है ताकि वो टूटे ना, ओके, और अच्छे से रहे। ये हमारा लेफ्ट लंग है और ये हमारा राइट लंग है और यहाँ हमारा हार्ट है, ठीक है। थोड़ा सा हमारा हार्ट थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ से है ना। ये हमारा डायफ्राम है जिस पे लंग्स रेस्ट करते हैं और ये हमारा रिबकेज है जिसको वो लंग्स प्रोटेक्ट करता है ना, एक हड्डी जो लंग्स को प्रोटेक्ट करता है उसको रिबकेज बोलते हैं, है ना, रिबकेज है, समझ में आया। और ये जो लंग्स जो है ये आगे आगे देखो, इसका जो इन्होंने मैग्नीफाई करके यहाँ बनाया, जो भी ऑक्सीजन हम लेते हैं इसके अंदर चला जाता है और डिफ्यूज़ हो जाता है। देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर आ गए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निकल जाता है कैपिलरीज के थ्रू। फिर वही अल्विया के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड, देखो और इन्होंने इसको मैग्नीफाई कर दिया। जैसे ये अल्वियोलस है, ये कैपिलरी वॉल है, ये आरबीसी है। आरबीसी एल्पेनलिबे चॉकलेट जैसी दिखती है हमको, ऐसे बाइकॉन्केव शेप की होती है, ठीक है, ये आरबीसी है। तो जो ऑक्सीजन हम लेते हैं ना वो ब्लड के साथ मिक्स होके ऑक्सीजन के आरबीसी के साथ मिक्स होती है, इसीलिए हम इसको ऑक्सीओ हेमोग्लोबिन बोलते हैं। क्या? क्यों? हेमोग्लोबिन तो था ही पहले से ब्लड में, लेकिन उसमें मैंने ऑक्सीजन ऐड कर दिया, यही ज़रूरी है सेल्स के लिए, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी से ट्रांसपोर्ट होकर कार्बन डाइऑक्साइड फाइनली कहाँ से जाती है? नाकी से वापस जाती है, ठीक है। डिफ्यूजन प्रोसेस मैंने बताया है, हायर कॉन्सेंट्रेशन लोअर। तो बेसिकली सारे पार्ट्स यहाँ दिए गए हैं और उनका फंक्शन दिया गया है। फेरिंग्स का मैंने बताया जहाँ पे ब्रीदिंग और एलिमेंट्री पार्ट स्टार्ट होता है। ग्लॉटिस तो स्मॉल होल थ्रू विच एयर एंटर्स द लेयरिंग। एपिग्लॉटिस जो फ्लैप होता है ट्रैकिया को कवर करता है ना, ताकि खाना वहाँ पे ना चला जाए। फिर फ्लैरिंग्स होता है वॉइस बॉक्स हमारा, है ना, जो वाइब्रेट होता है वोकल कॉर्ड, वो ट्रैकिया विंड पाइप होता है जिससे एयर पास होता है टू द लंग्स, ओके। ब्रोंकाई क्या होता है? सिमिलर टू ट्रैकिया होता है बट कैरी एयर फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट लंग। ब्रोंक्यूल्स का होता है, ये देखो ये तो ब्रोंकिया होगा, देखो ये ब्रोंक्यूल्स है, ठीक है, ये मेन ब्रोंकाई है और ये ब्रोंकियल्स है, यानी कि एक मेन जड़ है, ये एक उसके ब्रांचेज है। समझ में आया? नैरो ट्री लाइक ब्रांचेज ऑफ ब्रोंकाई। ट्री लाइक दिख रहे हैं ना, पेड़ों के डंटल जैसे दिख रहे हैं ना, उसको ब्रोंकियल्स कहते हैं। एल्वियोलाई क्या होते हैं? एल्वियोलाई यहाँ पे जो गोले गोले यहाँ पे होते हैं ना, उसको हम एल्वियो, वो गोभी नहीं, गोभी देखिए तुमने, उसकी तरह दिखता है गोभी ना। कौन सी गोभी? फूल गोभी, कॉलीफ्लावर, उसके जैसे दिखता है, ठीक है। तो ब्रीदिंग होता कैसे है? जैसे मैंने कहा इनहेलेशन होता है, पहले हम अंदर सांस ले लेते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं ना तो हम अपने जो चेस्ट कैविटी को बढ़ाते हैं ताकि मैक्सिमम एयर अंदर आ जाए। ब्रीद इन तो ये ब्रॉड हो रहा है चेस्ट, ब्रीद आउट वी रिलैक्स, यानी कि हम अपनी चेस्ट कैविटी को खाली, हम ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड कर रहे हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट। तो जैसे हम ब्रीदिंग करते हैं तो एक पैटर्न होता है, तो जो एयर फ्लो होता है इन और लंग्स में क्या हो जाता है? एक्सपांशन हो जाता है और फिर बाद में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। समझ में आया? सो ब्रीदिंग इन्वॉल्व द मूवमेंट्स ऑफ द रिब केज एंड द डायफ्राम। सब कुछ मूव हो रहा है, रिब केज भी डायफ्राम भी। डायफ्राम जब हमारा सीना चौड़ा करोगे तो डायफ्राम क्या करेगा? चौड़ा हो जाएगा, फिर वो रिलैक्स करेगा वो भी, ठीक है। तो इनहेलेशन में एक एक्टिव प्रोसेस है और इसमें एनर्जी चाहिए। एक्सेल हम अपने आप, क्योंकि इनहेलेशन एनर्जी लगी, एक्सेल करने में हमें नहीं लगी, अपने आप चली गई, ठीक है, एक्टिव प्रोसेस नहीं है। इट इज़ ब्रॉट अबाउट बाय साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इंटरकोस्टल डायफ्राम मसल। जैसे मैंने कहा ये डायफ्राम जो है वो इन्वॉल्व होता है। दिस प्रोड्यूसेस अ फॉरवर्ड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द रिब केज। दिस एक्शन स्ट्रेटन्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स द डायफ्राम, ठीक है। तो उस टाइम पे जब हम सीना ऐसे चौड़ा करते हैं ना, ये स्ट्रेट हो जाता है, फिर बाद में वो रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि हमें जगह ज़्यादा बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर लेनी है। ज़्यादा ऑक्सीजन लोगे ज़्यादा रेस्पिरेशन होगा, ज़्यादा रेस्पिरेशन होगा, ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, ज़्यादा एनर्जी में ज़्यादा काम कर पाओगे, ठीक है। तो जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ये नीचे आ जाता है और ये रिलैक्स हो जाता है। तो सांस हम मतलब रिलैक्स नहीं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है स्ट्रेट, तो बाद में वो रिलैक्स होता है अपने ओरिजिनल पोजीशन पे। डायफ्राम आता है, डायफ्राम की बात हो रही है, ठीक है। एज द लंग्स एक्सपांड द एयर प्रेशर इन देम रिड्यूस, सो एयर रशेज इट इनटू देम फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू द एयर पैसेज, ठीक है। क्योंकि हमारे अंदर का प्रेशर कम होता है, बाहर का प्रेशर ज़्यादा होता है और बाहर से एयर अंदर को आता है, ये समझो। जैसे ही हम लंग्स को एक्सपांड करते हैं अंदर का एयर प्रेशर कम होता है,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। इसीलिए हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन एयर मूव होता है या विंड मूव होती है, याद रखना। तो बाहर का ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, अंदर आ गया, फिर कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गया। ये होता है, समझ में आया। एक्सेलेशन और ब्रीदिंग आउट इज़ अ पैसिव प्रोसेस, इसमें एनर्जी नहीं लगती है, इसलिए पैसिव प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे डायफ्राम, जो डायफ्राम मसल होते हैं रिलैक्स हो जाते हैं। ओके, दिस प्रोड्यूस डाउनवर्ड एंड इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द रिब केज। दिस एक्शन रिलैक्सेस द डायफ्राम एंड मेक्स इट डोम शेप। डोम शेप यानी कि ये वाले शेप, देखो ऐसे बन जाता है। रिलैक्सेशन पोजीशन में डोम शेप का बन, नहीं गुम्बद नहीं है मस्जिद की, डोम शेप होती है, वैसे बन जाता है। ठीक है, समझ में आया। दिस रिजल्ट्स इन अ डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चेस्ट कैविटी। दिस एंटायर कैविटी इज कॉल्ड थोरेसिक कैविटी। एज द लंग्स कम टू द ओरिजिनल साइज, द एयर प्रेशर इन देम इंक्रीजेज अगेन, फिर रशिंग द एयर इनटू इट अगेन, ऑक्सीजन अगर, फिर ये चलता रहता। समझ में आया। तो यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट दिया गया है। तो जब हम ऑब्जर्वेशन क्या करते हैं, मैंने क्या कहा था, दोनों में लाइम वाटर लो, एक में पिचकारी से हवा भरो, एक में मुंह से। लाइम वाटर कब मिल्की टर्न होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचेगा। हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड में लगे सोने की अंगूठी। यू विल ऑब्जर्व दैट लाइम वाटर इन टेस्ट ट्यूब बी टर्न्स मिल्की। समझ में आया, रीजन पता चला, ठीक है। वी गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन लंग्स एंड टिश्यूज होते कैसे हैं, ये एक बार और समझ लो, बहुत इजी है। हमने अंदर तो ले लिया सांस, लंग्स में चला गया मैम, ब्लड में भी चला गया मैम। अब क्या होगा, अब होगा द प्रोसेस इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन बिटवीन लंग्स एंड ब्लड एंड बिटवीन ब्लड एंड बॉडी से। सबसे पहले याद रखो, सांस लिया, ऑक्सीजन चला गया लंग्स में, अब लंग्स से ब्लड में जाना, ब्लड से टिश्यू में जाना, टिश्यू से सेल में जाना। समझो कॉन्सेप्ट। फाइनली वापस बता, हम सांस ले रहे हैं, अब ये पूरा प्रोसेस हमें पूरा डायग्रामेटिकली समझाएंगे तुम्हें। सांस लेते हैं, अंदर ऑक्सीजन अंदर गई, लंग्स में गया, लंग्स में डिफ्यूज़ हुआ है, लंग्स में जाने के बाद वो ब्लड में मिक्स होगा, ब्लड में मिक्स होने के बाद उसको सेल में जाना है, क्योंकि सेल में अल्टीमेटली ऑक्सीजन ज़रूरी है रेस्पिरेशन। सेल में जाने से पहले टिश्यू में जाएगा, क्योंकि बहुत सारे सेल मिलके तो टिश्यू बनते हैं। ये पाथवे है। अब होता कैसे देखो, ड्यूरिंग ब्रीदिंग इन द एयर, स्टेप बाय स्टेप समझो, ये लास्ट पार्ट है आपके चैप्टर का, तो अच्छे से समझो। ड्यूरिंग ब्रीदिंग इन द एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन फिल्स द अल्वियोलाई ऑफ लंग्स। भर गई, चलो मैम भर गई। द अल्वियोलाई, ये देखो भर गई, वॉल ऑफ द अल्वियोलस। अब द अल्वियोलाई सराउंडेड बाय वेरी थिन ब्लड कैपिलरीज रिच सप्लाई इन ब्लड। तो इसके ऊपर कैपिलरीज पहले से ऐसे गुच्छा बन के उसके ऊपर चिपके हुए रहते हैं। और मैंगो पापा को, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन अल्वियोलाई इज हायर, हर बार हायर से लोअर जाता है। तो लोअर किस में है, देन इन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन कैपिलरीज, क्योंकि कैपिलरीज में ब्लड होता है, उसमें ऑक्सीजन नहीं है, अल्वियोलाई में ऑक्सीजन है, वो डिफ्यूज हो जाता है। बस जहाँ मौका देखा, हायर कहाँ कॉन्सेंट्रेशन है वो लोअर में घुस जाएगा। लोअर कहाँ था, ब्लड के कैपिलरीज में, उस ब्लड में ऑक्सीजन घुस गया, ब्लड में चला गया। अब ब्लड से कहाँ जाना है, सेल में। बस एक काम हमने कंप्लीट कर दी, एक काम पहले कंप्लीट की थी, एटमॉस्फेरिक से अंदर ले लिया लंग्स में, लंग्स से ब्लड के कैपिलरीज में चली गई। अब कहाँ जाना है, सेल में जाना है। अब कैसे जाना है समझो। द डिफरेंस कॉजेज ऑक्सीजन टू डिफ्यूज फ्रॉम द अल्वियोलाई इनटू द लंग कैपिलरीज। हो गया मैम, चला गया। दिस डिफ्यूजन कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज कंसर्न मॉलिक्यूल्स आर इक्वली, तब तक जब तक दोनों में इक्विलिब्रियम ना। ठीक है, हो गया मैम। द ब्लड प्रेजेंट इन द कैपिलरीज इज हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, अब ऑक्सीजन तो चला गया, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी तो ज़्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल आएगा ब्लड कैपिलरी से बाहर, और किस में जाएगा, अल्वियोलाई। अल्वियोलाई से कहाँ जाएगा, नाक से बाहर। समझ में आया, ओके। सो द ब्लड प्रेजेंट इन द कैपिलरीज इज हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इट इज हैज एब्जॉर्ब्ड, ओके, फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज। देयरफॉर कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज आउट फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज इनटू द अल्वियोलाई। अब वो अल्वियोलाई, ऑक्सीजन अल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड कैपिलरी से डीऑक्सीजनेट। और ये सब हुआ क्यों, डिफ्यूजन की वजह से। हायर कॉन्सेंट्रेशन जहाँ होगा वो लोअर में उतरा, लोअर में जो हायर कार्बन डाइऑक्साइड का डीऑक्सीनेटेड ब्लड में था वो अल्वियोलाई में उतरा, अल्वियोलाई से वो बाहर निकल गया। द ऑक्सीजन इज कैरिड बाय अ रेड पिगमेंट इन अ ब्लड कॉल्ड हेमोग्लोबिन। ये मैंने अभी बताया था। द हेमोग्लोबिन बाइंड्स टू ऑक्सीजन। हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का जन्म जन्म का साथ है। जहाँ वो ऑक्सीजन को देख लिया, ब्लड ने देख लिया, अरे मेरा दोस्त आ गया, चिपक गया। ठीक है, मैंने अभी ये फोटो दिखाया था तुम्हें, देखो चिपक गया।
चिपक गया। हेमोग्लोबिन बाइंड्स एंड टेक्स इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बस उधर से ब्लड वेसल के थ्रू ब्लड तो हर सेल में जाता ही जाता है, बस चला सेल में भी डिफ्यूजन होगा। सो डिफिशियंसी ऑफ हेमोग्लोबिन लोअर्स द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। इसीलिए बहुत से लोगों में हेमोग्लोबिन नहीं होता, तो फिर ऑक्सीजन चिपकने वाला है ही नहीं कोई, ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होता, इसीलिए हेमोग्लोबिन होना चाहिए। हेमोग्लोबिन रिच खाओ फूड्स, ठीक है, जिससे हमें खून बढ़े, तो इसीलिए ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए हेमोग्लोबिन एक ग्लू की तरह काम करता है, ऑक्सीजन को अपने साथ चिपका लेता है ब्लड में, ठीक है। तो समझ में आया। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड टिश्यूज़ कैसे हो रहे हैं मैम? क्योंकि ये ब्लड पहले टिश्यू में जाएगा फिर सेल में जाएगा, क्योंकि सेल जो है टिश्यू के अंदर। सो इन टिश्यूज़, अब ये टिश्यू है समझो, ये बॉडी सेल है समझो, ये बॉडी टिश्यू है, टिश्यू के ऊपर भी कैपिलरीज रहते हैं। हाँ, टिश्यू के अंदर सेल्स होते हैं, ये तो पता है ना, बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनता है। सो इन टिश्यू ऑक्सीजन इज यूज्ड अप इन वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ठीक है, टिश्यू में तो चला गया, डिफ्यूज हो गया, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस। हेंस इन द टिश्यू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन बिकम्स लोअर देन इन द कैपिलरीज। अब कैपिलरीज में ऑक्सीजन ज़्यादा है, टिश्यूज़ में कम हो गया, अब बस वो डिफ्यूज़ कर लेगा, बस इतनी सी बात है। वेरियस कार्बन डाइऑक्साइड उसमें चला जाएगा, किसमें? ब्लड में चला जाएगा, ब्लड से फिर अल्वियोला में जाएगा, अल्वियोला से बाहर निकलेगा। सो वेरियस कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन अ ग्रेटर कॉम्पिटिशन इन टिश्यूज देन इन कैपिलरीज, वो उल्टा जाएगा और उसमें ऑक्सीजन आ जाएगा। समझ में आया? सो देयरफॉर ऑक्सीजन इज डिफ्यूज फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज टू द टिश्यूज। समझ में आया? इनटू द बॉडी सेल्स एंड ड्यू टू इज हायर कॉन्सेंट्रेशन, ये वर्ड जरूरी है डिफ्यूजन के लिए। हायर कॉन्सेंट्रेशन जहाँ होगा वहाँ से ब्लड डिफ्यूज होकर लोअर में जाएगा, यानी कि कैपिलरीज में अब हायर कॉन्सेंट्रेशन है, वो टिश्यूज में चला गया ब्लड, और ब्लड में सॉरी टिश्यूज में अब किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है? कार्बन डाइऑक्साइड, भी वो ब्लड में चला गया, ठीक है। तो ड्यूरिंग तो यही होता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफ्यूज फ्रॉम द बॉडी सेल टू द कैपिलरी ड्यू टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बॉडी सेल्स। During each breathing cycle, breathing in and out, the lungs always contain some air so that there is sufficient time for the oxygen to be absorbed for the carbon dioxide to be released। यानी कि ये नहीं कि पूरा ही एयर खत्म कर दें, थोड़ा बचा के रखता है, इसको रेजिडुअल एयर वॉल्यूम कहते हैं, वरना हम लोग मर ही ना जाएंगे इस प्रोसेस में। तो इस वजह से थोड़ा एयर बचा के रखता है, इसको हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। और ये आपको पिक्चर याद रखना, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। माइंड मैप यहाँ पे दिया गया है, माइंड मैप का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। थैंक यू।